जनवरी 1915। वर्ल्ड वॉर वन सिर्फ 5 महीने पुरानी है और अब तक लगभग 10 लाख फौजियों की जान जा चुकी है। एक ऐसी जंग जो बल्कन्स में शुरू हुई थी अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है। सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ऑटोमन एम्पायर अलाइज के खिलाफ लड़ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, सर्बिया और मोंटेनीग्रो, बेल्जियम और जापान, पोलैंड और बाल्टिक में रशियन आर्मी एक के बाद एक भारी शिकस्त का शिकार हुई है, लेकिन अब भी जर्मन और ऑस्ट्रो हंगेरियन फौजियों के खिलाफ लड़ रही है। ऑस्ट्रो हंगेरियन फौजें भी भारी नुकसान उठा चुकी है और सर्बिया को हराने में नाकाम रहकर जलील हुई है। कॉकाकस माउंटेन्स में रशियन और ऑटोमन फोर्सेस सख्त सर्दी के मौसम में एक दूसरे से लड़ रही है। वेस्टर्न फ्रंट पर फ्रेंच, ब्रिटिश और बेल्जियन खंदकों में बैठे हैं और जर्मन फौज का सामना कर रही है। ये खंदकें इंग्लिश चैनल से स्विट्जरलैंड तक फैली हुई है। दुनिया की पहली स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग कैंपेन के तहत जर्मनी 2 बड़े एयरशिप्स, जिन्हें ज़ेपेलिन्स कहते हैं, ब्रिटेन पर बॉम्ब गिराने के लिए भेजता है। ये किंग्स लिंन और ग्रेट यरमूथ के पोर्ट्स को हिट करते हैं। कुछ घर तबाह होते हैं और 4 सिविलियंस की जान जाती है। समंदर में बैटल ऑफ डॉगर बैंक के दौरान ब्रिटिश नेवी एक जर्मन क्रूजर को डबो देती है, लेकिन जर्मन स्क्वाड्रन के बाकी शिप्स भाग जाते हैं। समंदरों का कमांड ब्रिटेन को जर्मनी पर नेवल ब्लॉकेड लगाने का मौका देता है, जो ज़रूरी सामान, जिसमें खुराक भी शामिल है, जर्मनी तक समंदर के रास्ते पहुंचने से रोकती है। जर्मनी इसका जवाब अपनी ब्लॉकेड से देता है। वो ब्रिटिश आइल्स के आसपास के पानी को वॉर जोन डिक्लेयर करता है, जहां उसके यू बोट्स अलाइड मर्चेंट शिप्स पर बिना किसी वार्निंग के हमला करते हैं। ब्रिटेन अपने लोगों के लिए इंपोर्टेड खुराक पर डिपेंड करता है। जर्मनी का प्लान है कि वो ब्रिटेन को भूख से मजबूर करके सरेंडर करवा दे। ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मन फील्ड मार्शल वॉन हिंडरबर्ग एक विंटर ऑफेंसिव अटैक लॉन्च करता है और सेकेंड बैटल ऑफ मिजूरियन लेक्स में रशियन आर्मी को एक और भारी शिकस्त देता है। रशियंस के लगभग 2 लाख फौजी, जिनमें से आधे सरेंडर करते हैं, सख्त इंटेंस सर्दी के मौसम में मर जाते हैं। रशियंस ऑस्ट्रो हंगरी के खिलाफ ज्यादा कामयाबी हासिल करते हैं। पर्जिमाइल का शहर 4 महीने की घेराबंदी के बाद गिरता है और रशियंस को 1 लाख प्रिजनर्स मिलते हैं। ऑस्ट्रो हंगरी का टोटल नुकसान अब 20 लाख तक पहुंच जाता है। इसी बीच ब्रिटिश और फ्रेंच फौजी डार्डेनलिस भेजी जाती है ताकि टर्किश ऑटोमन एम्पायर के दारुल हुकूमत कॉन्स्टेंटिनोपल को दमकाया जा सके। उनका यकीन है कि ताकत दिखाने से टर्की जल्दी सरेंडर कर देगा। वो तंग नहरों से टर्किश फोर्स जो समंदर के साहिल पर है उन पर गोलाबारी करते हैं, लेकिन उनके 3 बैटल शिप्स माइंस की वजह से डूब जाते हैं और 3 और भी डैमेज हो जाते हैं, इसलिए अटैक रोक दिया जाता है। वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटिश न्यूक चैंपल पर हमला करते हैं, लेकिन जर्मन बार्ब्ड वायर और मशीन गन्स की वजह से उनका आगे बढ़ना रुक जाता है। ब्रिटिश और इंडियन यूनिट्स 11,000 का नुकसान उठाते हैं, जो अटैकिंग फोर्स के लगभग 1/4 हिस्सा है। 6 हफ्तों के बाद सेकेंड बैटल ऑफ यपरस के दौरान जर्मन्स पहली बार पॉइजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। एक जहरीली क्लोरीन गैस के बादल अलाइड ट्रूप्स को उनकी खंदकें छोड़ने पर मजबूर कर देता है, लेकिन जर्मन्स के पास इसका फायदा उठाने के लिए काफी पॉइजन गैस के रिजर्व्स नहीं होते। दोनों तरफ के सोल्जर्स को जल्दी से क्रूड गैस मास्क्स मिल जाती हैं और केमिकल वेपन्स की एक आर्म्स रेस शुरू होती है। अलाइड गैलीपोली में ग्राउंड ट्रूप्स लैंड करते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्प्स यानी ANZACs भी शामिल है। उनका मकसद साहिली फोर्ट्स को ख़त्म करना है जो अलाइड वॉरशिप्स को कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचने से रोक रही है, लेकिन वो फौरन ही टर्किश फौज के सख्त रेजिस्टेंस का सामना करते हैं और साहिल के करीब रुक जाते हैं। लैंडिंग से एक दिन पहले ऑटोमन एम्पायर अपने बॉर्डर्स के अंदर रहने वाले एथनिक आर्मीनियंस की सिस्टमैटिक डिपोर्टेशन और कत्ल का आगाज करता है। आर्मीनियंस एक पुरानी सताई हुई माइनॉरिटी है
जिन पर टर्की के दुश्मनों का साथ देने का शक किया जाता है। हजारों मर्द, औरतें और बच्चों को सीरियन डेजर्ट में भेजा जाता है और भूखा मारने के लिए छोड़ा जाता है। कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा आर्मीनियंस हलाक हो जाते हैं। अलाइज इस वाक़ये को अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइजेशन डिक्लेयर करता है और वादा करता है कि जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। आज तक टर्किश हुकूमत मौत के इन नंबर्स को नहीं मानती और कहती है कि ये इवेंट्स जेनोसाइड नहीं थे। ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन फोर्सेस गलीशिया में एक जॉइंट ऑफेंसिव अटैक लॉन्च करते हैं और रशियन डिफेंसेस तोड़ देते हैं। प्रिज्माइल वापस हासिल करते हैं और 1 लाख प्रिजनर्स बना लेते हैं। ये रशियंस के खिलाफ एक मुस्तहकम पेशकदमी की शुरुआत है। समंदर में ब्रिटिश पैसेंजर लाइंस लुजिटानिया, जो न्यूयॉर्क से लिवरपूल जा रही होती है, आयरलैंड के करीब जर्मन यू बोट के टॉर्पीडो का शिकार बनती है। बिना किसी वार्निंग के 1198 पैसेंजर्स और क्रू हलाक हो जाते हैं, जिनमें 128 अमेरिकन शामिल है। यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन और अमेरिकन अवाम इस पर गुस्सा होते हैं, लेकिन जर्मनी का कहना है कि ये लाइनर एक फेयर टारगेट था क्योंकि ब्रिटिश इससे मिलिट्री सप्लाईज ले जाने के लिए यूज करते थे। मई 1915 में अलाइज ने सेकेंड बैटल ऑफ आर्टोइस शुरू की, जर्मन लाइंस को तोड़ने की एक और कोशिश में। फ्रेंच ने विमी रिज पर मेन हमला किया, जबकि ब्रिटिश ने ऑबर्स रिज और फेस्टुबर्ट पर सपोर्ट अटैक किए। अलाइज ने 1,30,000 कैजुअल्टीज उठाई और सिर्फ कुछ हजार गज का इलाका हासिल किया। उस गर्मी के मौसम में वेस्टर्न फ्रंट पर फोकर आइनडेकर ने जर्मनी को एयर पर कब्जा दिलाया। ये उन पहले एयरक्राफ्ट्स में से था जो अपने प्रोपेलर के जरिए मशीन गन फायर कर सकता था, एक नई इन्वेंशन इंटरप्टर गियर की वजह से। अलाइड एयरक्राफ्ट के नुकसान तेजी से बढ़ने लगे, जो बाद में फोकर स्कोर्ज कहलाया। अब इटली ब्रिटिश और फ्रेंच के ऑस्ट्रो हंगेरियन टेरिटरी का फायदे का वादा करने पर अलाइज के साथ शामिल हुई और ऑस्ट्रो हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इटालियन आर्मी ने अपना पहला हमला आइजोन्सो रिवर पर ऑस्ट्रो हंगेरियन पोजीशंस पर किया, मगर भारी नुकसान के साथ वापस धकेल दिया गया। इसी दौरान अलाइज को ईस्टर्न फ्रंट पर बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। रशियंस ने एक जनरल रिट्रीट शुरू किया और पोलैंड को छोड़ दिया। 5 अगस्त को जर्मन फोर्सेस वॉरसॉ में दाखिल हुई। जार निकोलस II ने आर्मी की कमांडर इन चीफ ग्रैंड ड्यूक निकोलस को हटा दिया और खुद आर्मी का कमांड संभाल लिया। ये फैसला जार के लिए तबाही साबित हुआ, क्योंकि वो रशियन मिलिट्री डिफीट के साथ और ज्यादा क्लोजली जुड़ गए। गैलीपोली में अलाइज ने सुवला बे पर रीइंफोर्समेंट्स लैंड किए, मगर वो ANZACs के नए अटैक्स के डेडलॉक को ना तोड़ पाए। दोनों तरफ के सिपाही बुरे हाल में थे। दुश्मन के अलावा गर्मी, मक्खियां और बीमारियों ने उन्हें परेशान रखा। अटलांटिक में एक जर्मन यू बोट ने SS अरेबिक को डबो दिया। 44 लोग मारे गए, जिसमें 3 अमेरिकन भी शामिल थे। US की वार्निंग्स के बाद जर्मनी ने पैसेंजर शिप्स पर अटैक्स खत्म कर दिए। वेस्टर्न फ्रंट पर अलाइज ने जंग का सबसे बड़ा ऑफेंसिव अटैक शुरू किया ताकि जर्मन फ्रंट को तोड़ दे और अपने रशियन दोस्त पर से प्रेशर खत्म कर दे। फ्रेंच ने 3rd बैटल ऑफ आर्टोइस और 2nd बैटल ऑफ शैंपेन में हमला किया। ब्रिटिश ने पॉइजन गैस की मदद से लूस पर अटैक किया। शुरुआती कामयाबियों के बावजूद अटैक्स जल्दी रुक गए और हर तरफ बड़ा नुकसान हुआ। अलाइड फोर्सेस सलोनिका, ग्रीस में लैंड हुई, सेंट्रल पावर्स के खिलाफ नए फ्रंट खोलने और सर्बिया की मदद के लिए, मगर अलाइज देर कर चुके थे। बल्गारिया सेंट्रल पावर्स के साथ शामिल हुई और उनका जॉइंट ऑफेंसिव अटैक सिर्फ 2 महीने में सर्बिया को फतह कर गया। सर्बियन आर्मी के बचे कुचे लोग अल्बानियन पहाड़ों के जरिए भागने की कोशिश करते हैं, मगर उनका नुकसान शदीद होता है।
वॉर के एंड तक सर्बिया की 1/3 आर्मी का कत्ल हो चुका होता है, जो किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इटालियन फ्रंट पर शिद्दत से लड़ाई जारी है जब इटालियन फोर्सेस ने 3rd और 4th बैटल ऑफ आइजोन्सो लॉन्च किए, मगर ऑस्ट्रो हंगेरियन फोर्सेस जो बहुत कम थे लेकिन ऊंची जगह पर थे, इसलिए उन्हें हटाना नामुमकिन था। मिडिल ईस्ट में बगदाद पर ब्रिटिश का हमला टर्किश फोर्सेस ने टेसिफोन के बैटल में रोक दिया, जो बगदाद के 25 मील साउथ में था। फिर ब्रिटिश वापस जाने लगे, जहां उन्हें घेर लिया गया। गैलीपोली कैंपेन को अलाइज ने छोड़ दिया। 83,000 ट्रूप्स को बिना टर्किश फोर्सेस को बताए इवैक्यूएट किया गया। एक भी सिपाही नहीं मारा गया। ये वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे अच्छा प्लान माना जाता है। कैंपेन दोनों तरफ के 2.5 लाख कैजुअल्टीज में खत्म होता है। 1915 अलाइज के लिए एक बुरा साल साबित होता है। बड़े नुकसान मगर कोई खास फायदा नहीं। लेकिन अमन का कोई जिक्र नहीं होता, बल्कि सब तरफ से 1916 में और भी बड़े ऑफेंसिव अटैक्स की तैयारी होती है, नए टैक्टिक्स के साथ जो पहले की नाकामियों से सीखी जाती है। हर तरफ अब भी यही यकीन होता है कि एक फैसला कुन बैटलफील्ड विक्ट्री हासिल की जा सकती है। तो मिलते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के अगले साल 1916 में।